हेलो एवरीवन। देखिए आज है छठा 7वां दिन और आपको वीडियो मिलेगी 7 नंबर की। ठीक है। आपको पता है कि हमने पॉलिटी स्टार्ट किया है यूपी एसआई के लिए, जिसमें टोटल पॉलिटी के लिए 25 वीडियो आनी है और आज है आपका 7वां वीडियो, जिसमें हर एक टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट होता है। कल के वीडियो में हमने देखा था राष्ट्रपति और आज के वीडियो में आपका है उपराष्ट्रपति। और कल का जो सेशन था राष्ट्रपति के बारे में हमने A to Z उसकी चर्चा किया था और आज चर्चा होगी उपराष्ट्रपति की। हालांकि जो राष्ट्रपति है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे अनुच्छेद में आएगा, तो राष्ट्रपति भले ही ख़त्म हो गया लेकिन उसकी चर्चा आगे आने वाले आर्टिकलों में उसकी चर्चा होती रहेगी, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी भूमिका है भारत के संचालन में, भारत की व्यवस्था में। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति का पद। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है, आपको पता है कि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए और जो धनखड़ जी थे, इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने अपने पद से जो त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए फिर उस पर चुनाव हुआ था। जो जगदीप धनखड़ जी थे वो 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, कि 16वें नंबर क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। ठीक, अब उनका त्याग पद देने से हट गए हैं, अब आपके बने नए उपराष्ट्रपति। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रेजेंट टाइम में जो 17वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, पहला है आपका आर्टिकल उपराष्ट्रपति की जो शुरुआत होती है आर्टिकल 63 से। ठीक, तो हम आर्टिकल 63 की बात करेंगे। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, मतलब उसकी पद की चर्चा किस में है? आर्टिकल 43 में है। ये कहाँ से लिया गया है? तो यूएस के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि ये कहाँ से, इसका पद कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको पॉइंट आउट करना है। और किस में से चर्चा है? आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा है। ठीक, और ये क्या होता है? देश का, अगर आप वरीयता क्रम देखेंगे तो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक है, जो दूसरा सर्वोच्च क्या है? पद है। पहला कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा कौन है? उपराष्ट्रपति। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति। जब आप वरीयता क्रम देखेंगे तो उसमें आएगा आपका राष्ट्रपति, उसके बाद आएगा उपराष्ट्रपति, उसके बाद जो आएगा तीसरे नंबर पे जो पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद चौथे नंबर पे शायद आता है आपका जज, जो मुख्य न्यायाधीश का, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है। तो ये वरीयता क्रम को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो हमने आर्टिकल 63 में देख लिया कि आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है, ये जो यूएस से लिया गया है और ये देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक, अब बात करेंगे आर्टिकल 64 की। आर्टिकल 64 कहता है कि सभापति, जो राष्ट्रपति है ना, जो उपराष्ट्रपति है ना, वो राज्यसभा का उपसभापति होता है। ठीक है, लेकिन यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये भी ध्यान देना है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इस राज्यसभा का क्या रहता है? सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। और इसका वेतन भी उपसभापति होने के नाते भी मिलता है। इसका जो वेतन मिलता है 4 लाख रुपया मिलती है, इसको 4 लाख रुपया मिलता है वेतन। तो ये 4 लाख रुपया मिलता है उपराष्ट्रपति को सभापति होने के नाते, ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते। उपराष्ट्रपति होने के नाते इसको 1 रुपया नहीं मिलता है। जो इसको वेतन मिलता है 4 लाख, और ये मिलता है राज्यसभा का सभापति होने के लिए। और ये जो पैसा 4 लाख है संचित निधि पे भारित है। किस पे? संचित निधि पे भारित है। संचित निधि से इसको पैसा मिलता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको। तो संचित निधि से पैसा मिलता है किसको? उपराष्ट्रपति को। 65 आर्टिकल 65 कहता है कि जो राष्ट्रपति जो है, अगर मान लीजिए कि वो नहीं है, भारत में नहीं है, या कहीं कुछ कारणवश छुट्टी पे है, या ऐसा चीज़ें जो है उसके अंदर, जो मतलब उस पद पे भी नहीं बना हुआ है, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति के पद का क्या करे? कार्य का निर्वहन करे। ठीक है, तो आर्टिकल 65 कहता है कि अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति नहीं है, किसी कारणवश भारत का राष्ट्रपति नहीं है,
तो उपराष्ट्रपति उसके जगह काम करेगा। तो ये किसकी आर्टिकल है? आर्टिकल 65 में बात उसकी की गई है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि माने कि राष्ट्रपति जो है देश से बाहर है, तो उस समय राष्ट्रपति का पद तो खाली रहेगा नहीं, कोई तो कोई रहेगा वहाँ पे। तो कौन आ जाएगा वहाँ पे? आ जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद का क्या करेगा? कार्यवाहन करेगा। लेकिन इस पे ये भी है कि जब ये राष्ट्रपति का जो कर्तव्य का निर्वहन करेगा, उस समय ये राज्य का सभापति नहीं रहेगा, ये सभापति नहीं रहेगा। ये बात को ध्यान देना है। सभापति जिस समय ये राष्ट्रपति के पद की तरह कार्य कर रहा है, उस समय ये सभापति का कार्य नहीं करेगा। तो ये पॉइंट भी आपको नोट आउट करनी है। ठीक है। अब आर्टिकल जो है आपका 66, आर्टिकल 66 कहता है कि निर्वाचन, भाई राष्ट्रपति का तो निर्वाचन तो होगा, जो अभी अब चुनाव हुआ था, आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? हमने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति है, कि जो प्रेसिडेंट है, पी है, इसमें भाग लेता है संसद के दोनों सदन, मतलब जो आपका राज्यसभा प्लस लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के, लोकसभा के, प्लस 28 + 3 के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। हमने बताया था आपको 28 क्या है? राज्य है, और 3 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? दिल्ली है, डी, पी, पुदुचेरी, और आपका था कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो इन यूनियन टेरिटरी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, उसमें चुनाव होगा, तो उसमें सिर्फ कौन कौन आएंगे? संसद के दोनों सदन कौन कौन से हो जाएंगे? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और इन्हीं में जो वो भी लोग आएंगे, जो 12 मनोनीत होते हैं, वो भी लोग आएंगे। मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत वाले भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि वही खुद मनोनीत करता है, तो वो कैसे भाग लेंगे? वो भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा प्लस में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भी भाग लेते हैं। इसमें जो है आपका विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अरे विधानसभा समझते क्या होता है? अरे जो विधायक होता है वो नहीं भाग लेगा। जो लोकसभा जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, वो संसद जो होता है, सांसद, वो भाग लेता है इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन जो विधानसभा वाला सदस्य भाग नहीं लेता। इस बात को ध्यान है कि जो विधायक लोग होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक। और इसकी निर्वाचन में खड़े होने के लिए योग्यता क्या है? ठीक है, इसकी योग्यता क्या है? इसकी योग्यता देख लेते हैं। यहाँ पे इसी के ऊपर इसकी योग्यता देख लेते हैं। क्या क्या योग्यता है? पहले तो क्या हो भैया, वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरा है कि वो पागल दिवालिया ना हो, ना पहला, जो पागल भी ना हो, मेड भी ना हो, और आपका क्या बोलते हैं, मैन्युक्रप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब दिवालिया का मतलब पैसा लेकर ना भागा हो, वो सब नहीं हो। ठीक। उसकी आयु जो है 35 वर्ष हो। उसकी आयु क्या है? 35 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए। इसको चुनाव लड़ने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए था? अनुमोदक हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए 50, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। ठीक। और आपको बताए थे कि 15,000 की जो राशि है, 15,000 की राशि क्या होती है? जमानत राशि होती है। अगर 1/6 वोट नहीं मिला तो इसका जमानत जब्त हो जाएगा। इसकी राशि जो 15,000 जो जमा करता है, वो भी उसको नहीं मिलेगा, अगर कोई भी, और 1/6 वोट नहीं मिलता हमको। तो इसमें एक और चीज़ है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, जो राष्ट्रपति हो वो क्या करता हो? राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तभी वो उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जब उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसी राज्यसभा का सभापति बनेगा, तो कम से कम उस सभा का योग्य तो होना चाहिए। तो यही बोला गया है कि उसके निर्वाचन में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा और 12 मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती। ठीक है। और इसके लिए आपको 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए।
आयु 35 वर्ष होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, राज्यों के राज्य के जो है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इतनी सारी क्वालिटी चाहिए आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। कार्यकाल क्या होता है, अब आ गए उस पर कार्यकाल पे। तो इसका कार्यकाल होता है 5 साल, ठीक है। इसका भी कार्यकाल होता है आपका 5 साल। राष्ट्रपति का भी कितना होता है, 5 साल होता है। और उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। तो अब आपको उसमें बताए थे आपको उपराष्ट्रपति में कि जो सॉरी राष्ट्रपति में बताए थे कि 5 साल के लिए तो होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी हटा जा सकता है। जैसे आपको अभी पता ही है कि जगदीप धनखड़ जी, जिनका अभी कार्यकाल नहीं हुआ था, फिर भी उनको अपने पद से क्या हुआ, हटाया गया था। मतलब हटाया नहीं गया, मतलब उन्होंने खुद त्यागपत्र दे दिया। तो वो अब त्यागपत्र देकर भी आप हट सकते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं है कि आपको 5 साल पूरे ही हो। आप जो अगर आप उपराष्ट्रपति बन गए हैं तो आप 5 साल निभाइबे करेंगे। हो सकता है कि आप कैसे करना है कि आपको खुद हटना पड़ जाए, या फिर आपकी मृत्यु हो जाए, या फिर आपका निर्वाचन विरुद्ध। तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आपको हटना पड़ सकता है, ठीक। आगे बात करते हैं इसे जो है कार्य, इसमें एक और प्रक्रिया होती है, वो भी बात कर लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया इसमें भी लगती है। सेम जो राष्ट्रपति की तरह लगता है, सेम इसमें भी लगता है, ठीक है। जो है महाभियोग की जो प्रक्रिया है, देखें कैसे लगेगी। कार्यकाल में आता है महाभियोग की प्रक्रिया, देखेंगे महाभियोग इसमें भी देख लेते हैं। महाभियोग इसको नहीं कहेंगे, बता रहे हैं, बस महाभियोग बस राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ है और किसी के लिए नहीं। महाभियोग किसी प्रक्रिया होती है, इसमें बस इसकी चर्चा है, यह इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो महाभियोग आएगा बस राज्यसभा से, लोकसभा से नहीं आ सकता, राज्यसभा से। इस पर जब महाभियोग लगेगा तो सिर्फ पहले राज्यसभा से ही पारित होगा। और राज्यसभा से पारित होने के लिए कितने सदस्य चाहिए, 1/4 चाहिए, 1/4 चाहिए। अभी मतलब क्या करने के लिए, महाभियोग प्रक्रिया लाने के लिए 1/4% का इसका मतलब हो जाएगा आपका, मतलब काटेंगे तो 25% हो जाएगा। 25% लोग ऐसे हों जो ये चाहें कि उपराष्ट्रपति के पद पे क्या लग जाए, महाभियोग लग जाए। अब ये लग गया, उसके बाद पहले तो कहाँ से होगा, ये राज्यसभा में भी होगा। और राज्यसभा के 2/3 सदस्य द्वारा इसे क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। यानी कि 66% लोगों ने क्या करे, उसे पारित करे। फिर उसके बाद राज्यसभा में जाए और लोकसभा में जाए, और लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित हो, तब जाके उपराष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया लगेगी। और एक और है कि 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन पहले आपको उपराष्ट्रपति को खबर देनी पड़ेगी कि आपके प्रति हमला आ रहे हैं महाभियोग, ठीक। तो 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताना भी होगा। और महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ राज्यसभा से ही पेश होगी, लोकसभा से नहीं। राष्ट्रपति में किसी से भी ला सकते हैं, चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से, लेकिन उपराष्ट्रपति में सिर्फ राज्यसभा से लाएंगे, ठीक। और 1/4 जो बहुमत है वो मतलब चाहिए बस अभी शुरुआत करने के लिए, और पारित करने के लिए चाहिए 2/3, यानी कि 66% बहुमत चाहिए। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है, ठीक। और जो है आपका आर्टिकल 68 में कहता है कि उसका चुनाव शीघ्र ही करा लेना चाहिए। इसमें कोई समय का बाउंडेशन नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो हटे, तो अब ये नहीं है एक समय का बाउंडेशन है कि आप 6 महीना वेट करेंगे, चाहे साल भर वेट करेंगे, चाहे 1 महीना वेट करेंगे। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव कराइए और उसको सीट को भरिए। इसकी चर्चा किस में है, आर्टिकल 68 में है। 67 में उसका कार्यकाल था, लेकिन 68 में क्या है, उसके चुनाव की चर्चा है कि चुनाव जो है बहुत शीघ्र ही कराना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना है, शीघ्र ही करा लेना है। इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है। जैसे राष्ट्रपति का क्या है, 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है, एकदम कंपलसरी है। लेकिन उपराष्ट्रपति का समय सीमा नहीं है, बस ये लिखा गया है कि शीघ्र ही उसका चुनाव करा लेना चाहिए। और इसकी चर्चा आर्टिकल 68 में है। आर्टिकल 69 है उनके शपथ की चर्चा, ठीक है। शपथ कौन दिलाएगा, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, आपका 69 में है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। भारत का प्रेसिडेंट क्या है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। किसको, उपराष्ट्रपति को। किसमें, आर्टिकल 69 के थ्रू। आर्टिकल 70 क्या कहता है कि कार्यवाहक
कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, तो जो राष्ट्रपति जब त्याग पत्र देगा तो आपको ये पता है कि देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब क्या होगा। जब मानिए कि जो प्रेसिडेंट है वो त्याग पत्र दे दिया तो उसके लिए कहा गया है कि 6 माह के भीतर क्या चाहिए, 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चयन कर लेना चाहिए। लेकिन क्या भारत का जो राष्ट्रपति का जो पद है क्या 6 महीने तक खाली रहेगा? नहीं खाली रहेगा। वो 6 महीने के भीतर कौन काम करेगा? भारत का उपराष्ट्रपति काम करेगा। क्या बनकर? राष्ट्रपति बनकर काम करेगा। अगर मान के चलिए कि उपराष्ट्रपति नहीं है तब कौन काम करेगा? तो उस पर काम करेगा सुप्रीम कोर्ट का जज, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो काम करेगा। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो उसमें वरिष्ठ न्यायाधीश काम करेगा। यानी कि किसी भी हालत में उप राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का कोई भी कार्य जो संचालन है, कोई कार्य होता है तो भारत के राष्ट्रपति के थ्रू ही होता है। कोई भी कार्य, कोई भी मर्जी, कोई भी ऐसा जो इन्वेशन भारत के सहमति के बगैर कोई नहीं कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति की सहमति होती है तभी जाकर, यहाँ तक कि अगर कोई भारत का कोई मंत्री है, कोई भारत का मंत्री से प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, कोई भी मंत्री यदि वो भारत से बाहर जाना चाहता है तो राष्ट्रपति का क्या करेगा? परमिशन लेगा। अगर राष्ट्रपति मना कर दे तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो भारत से बाहर जा सके। ठीक है, तो और सारे कार्य भी राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही होता है, नाम से ही होता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति का पद इतना इंपॉर्टेंट है कि वो खाली नहीं हो सकता। इसीलिए उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 70 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा उसकी जगह पे। ठीक है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने कार्य किया है? तो हाँ, किया है। बहुत सारे ऐसे 2-3 ऐसे न्यायाधीश भी हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का काम किया है। तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल में जहाँ तक है हम वहाँ पे ही बात करते हैं। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 71। ठीक है, आर्टिकल 71 कहता है कि चुनाव विवाद, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो गया। तो चुनाव में जब विवाद हुआ तो कौन उसका निपटारा करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसका निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो वही कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो उस पर हस्तक्षेप कौन कर सकता है? यहाँ पे चुनाव आयोग नहीं हस्तक्षेप करेगा भाई, सिंपल सीधे आदि है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के चुनावों का जायजा लेगी कि क्या गलती हुआ है, क्या हुआ है, और वो अपना निर्णय देगी और निर्णय मान्य होगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए देखेंगे दोनों सुप्रीम पावर है, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, दोनों सुप्रीम है। भारत के संविधान का अगर कोई 2 सुप्रीम चीज़ें हैं तो राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा जो बीच में आ जाता है संसद। संसद बहुत बड़ी भूमिका निभाती है ना, क्योंकि वो मतलब क्या करती है? नियम बनाती है, नियम को लागू करवाती है, नियम बनाती है। ठीक, तो इसलिए संसद भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा उपराष्ट्रपति के पूरा डिटेल, सारे पद बहुत सारे कंसाइज करके काफ़ी संक्षिप्त में। ऐसा वीडियो बहुत कम मिलेंगी आपको। हमें नहीं कहते कि बहुत बेहतरीन पढ़ाए हैं, बहुत बेहतरीन बता दिए हैं, लेकिन एक पेज में मैंने सब कुछ कंसाइज कर दिया है। ठीक है, एक पेज में मैंने सब कुछ कंसाइज कर दिया है ताकि आप आसानी से इस चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल आगे है 72। आर्टिकल 72 मैंने आपको इसके कल वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको, क्योंकि उपराष्ट्रपति को ये राष्ट्रपति का ये पावर है। अब आर्टिकल लगातार आ रहे हैं तो उसमें हमने आपको बता दिए। तो क्षमादान की शक्ति है और ये 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ये क्षमादान किसके पास शक्ति है? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति का नहीं भाई, बता रहे हैं उपराष्ट्रपति का नहीं है, राष्ट्रपति का है। आर्टिकल जो 72 है वो राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति के अंदर इतनी क्या है शक्ति दी गई है कि वो 5 तरह की जो शक्तियाँ दी गई है और 5 तरह शक्तियों को माफ़ कर सकता है, क्षमादान को। तो ये भी चीज़ को आपको नोट डाउन करना है। मैंने कल भी इस पे चर्चा किया था। और कौन कौन था अगर ये भी बताना है तो एक ट्रिक भी होता है, वो ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। पहला तो वो टोटल ही क्षमा कर दे, किसी भी सज़ा को पूरा माफ़ कर दे, या फिर वो लघुकरण कर दे, लघुकरण। ठीक है, और तीसरा आपका है परिहार लगा सकता है उस पर। एक है आपका विराम और एक है आपका प्रतिलंबन। ठीक, तो ये 5 तरह का जो है
राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां हैं। क्षमा का मतलब है कि वो क्षमा कर दे, आपका पूरा सजा ही माफ़ कर दे कि भाई तुम्हें माफ़ कर दिए। लवकरण का मतलब हो जाएगा कि आपका प्रकृति को बदल दे, समय नहीं बदले, बस प्रकृति को, समय नहीं बदले लेकिन बस आपकी प्रकृति को बदल दे, लवकरण कर। जैसे मानिए कि फांसी की सजा है तो आपको उम्र कैद कर दे, तो ये लवकरण हो जाएगा। परिहार, परिहार का मतलब है कि वो समय घटा देता है, जैसे कोई सजा 10 साल की है तो 5 साल की कर दे। विराम का मतलब है कि वो आपको सजा के लिए कुछ दिन के लिए, आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपको सजा कर रोक सकता है कि भाई इसकी सजा फांसी की 10 दिन आज होनी थी, स्वास्थ्य नहीं, छोड़ दो इसको, मतलब 2 महीने बाद करने सजा देना, तो विराम लगा सकता है। प्रतिलंबन क्या होता है? प्रतिलंबन भी है कि वो क्या कर सकता है कि किसी को निर्दोष साबित होने के लिए मौका दे सकता है कि भाई ठीक है तुमको मौका देते हैं, तुम साबित कर लो, नहीं तो कि भी टाइम, हमको टाइम चाहिए अपने आप को निर्दोष साबित करने में, तो राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति है कि वो समय भी दे सकता है। तो ये था आपकी आर्टिकल 72 के थ्रू राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्तियाँ। आर्टिकल 73 में है आपका संघ की कार्यपालिका की शक्ति। राष्ट्रपति के संघ की कार्यपालिका, संघ की जो कार्यपालिका है उसके लिए राष्ट्रपति चाहे तो कानून बना सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो कानून बना सकता है संघ की कार्यपालिका में। तो ये आर्टिकल है, चर्चा आर्टिकल 73 की है, ठीक है। आर्टिकल 73 में इसकी चर्चा करता है कि जो कार्यपालिका है, जो कार्यप्रणाली है, ठीक है, प्रणाली, उसकी क्या कर सकता है, उसमें नियम बना सकता है कौन? भारत का राष्ट्रपति बना सकता है आर्टिकल 73 के थ्रू। आर्टिकल 74 की तरह कहता है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसे पीएम का पद जो है आर्टिकल 74 में ही है, 74 के 2 में है, ठीक है। अगर अंदर जाएंगे तो मतलब ये कहता है, आर्टिकल 74 में कहता है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा कौन होगा? पीएम होगा। तो ये पीएम की चर्चा किस में? आर्टिकल 74 में है। भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा आर्टिकल 74 में कहता है कि राष्ट्रपति के लिए देखेंगे यहाँ पे, इसीलिए आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति होता है उसकी जो शक्ति है पावरफुल क्यों हो जाती है, यहीं पर पता चलता है। देखिए क्या बोला है, राष्ट्रपति के पद के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, जो अब जो देखेंगे कि जो राष्ट्रपति को सलाह देगा एक मंत्रिपरिषद देगी, लेकिन जो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। इसलिए कहा गया है कि भले ही भारत का जो संचालक होता है राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालक जो होता है प्रधानमंत्री होता है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति को सलाह देता है मंत्रिपरिषद देती है, और मंत्रिपरिषद का ही तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक। तो ये इसकी चर्चा किस में? आर्टिकल 74 में है। तो भारत के प्रधानमंत्री की भी चर्चा किस में है? आर्टिकल 74 में है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 74 में भी राष्ट्रपति पद की भी चर्चा है, और प्रधानमंत्री के पद की भी चर्चा है, और ये भी बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए होगी, और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या कहता है? अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पे करेगा? भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन किसकी सलाह पे करेगा? तो प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। और कितने मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ये चर्चा क्या कहता है? ये भी इसकी बात कही गई है कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो सीटें हैं उस सीट का मात्र 10% है क्या, कि हम भूल रहे हैं, 15% ही उसकी चर्चा कर सकता है, मतलब नियुक्ति कर सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता। अगर इस पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यदि आपको अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वैसे 15% ही है, हम कुछ अगर भूल रहे हो तो अब इसको बाद में ही देखा जाएगा, अभी तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। अगर इसको होगा तो ऐसा आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो हमको जहाँ तक पता है कि शायद 10% है या 15% है, ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा हमें भी हो गया है, अभी अचानक अभी हो गया कि 10% तो नहीं है। 10% तो वो होता है ना जो विपक्ष के लिए होता है, देखेंगे 10% होता है, लेकिन 10% के लिए होता है विपक्ष के लिए। अगर जो विपक्ष का जो नेता बनेगा, जो विपक्ष का नेता बनता है ना, उसके लिए 10% है कि कुल सीटों के अगर 10% उसके पास है तो विपक्ष का नेता होगा। अगर 10% सीटें नहीं हैं तो विपक्ष का नेता नहीं बन पाएगा, ठीक। ये 15% ही है, श्योर है, क्योंकि 15% से अधिक मंत्री आप नहीं बना सकते, ठीक। 15% से अधिक लोगों को मंत्री नहीं बना सकते। और नियुक्ति कौन करेगा? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? ये करेगा आपका राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 75 के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, क्या है
आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक अटॉर्नी जनरल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको समझना है। क्या है अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल जो है आपका भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सबसे बड़ा कानून का अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। इसकी पद की चर्चा किस में है? इसकी पद की चर्चा आर्टिकल 76 में है अटॉर्नी जनरल की, जिसको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। और इसकी योग्यता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी योग्यता होती है। जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट का जज रखता है उतनी ही योग्यता भारत का महान्यायवादी रखता है आर्टिकल 76 के थ्रू। सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है, लेकिन ये प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है, इसका कोई समय सीमा नहीं है, समय नहीं है। ठीक है, समय निर्धारित नहीं किया गया कि कब तक रहेगा, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगा। ठीक है, इसका जो वेतन है, इसका वेतन जो पैसा मिलता है उस संचित निधि से नहीं मिलता। आप बताएं अभी कि जो उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि से। इसका वेतन संचित निधि से नहीं मिलता है, इसका वेतन मिलता है पीएम कोष से, प्रधानमंत्री कोष जो है, तो प्रधानमंत्री कोष से पैसा मिलता है। जितना काम करेंगे उतना पैसा लेंगे। जबकि प्राइवेट लोगों का भी जाकर केस लड़ सकता है, लेकिन वैसा केस नहीं लड़ेगा जो सरकार के खिलाफ हो। सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ेगा, क्योंकि सरकार के सबसे बड़ा विधि अधिकारी यही है। तो ये सरकार के खिलाफ कैसे केस लड़ सकता है? हाँ, लेकिन ऐसी जो केसें हैं वो लड़ सकता है। तो ये क्या है? अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, इसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, इसका जो पैसा संचित निधि से नहीं मिलता, पीएम कोष से मिलता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी योग्यता होती है। अब देखेंगे आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 कहता है कि केंद्र सरकार के कार्य में संचालन की चर्चा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति की बात करता है। जो केंद्र सरकार जो है, जो कार्य संचालन कर रही है, तो उसमें महान्यायवादी तो आएगा नहीं, तो इसमें राष्ट्रपति की भूमिका होती है कि उसमें कानून बनाए। ठीक है, ये तो एजुकेट यही करेगा, मतलब जो निर्माण तो कर रहा है वो महान्यायवादी, लेकिन लागू कौन करवाएगा? भारत का राष्ट्रपति। तो केंद्र सरकार का जो कार्य का संचालन करने की जो चर्चा है आर्टिकल 77 में है, उस पर कानून बना सकता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक, तो राष्ट्रपति थोड़े कानून ज्ञाता है कि वो कानून बनाएगा। कानून बनाएगा कौन? भारत का महान्यायवादी बनाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 कहता है कि पीएम का कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद की जानकारी राष्ट्रपति को देगा। ये कह रहा है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री कुछ भी करेगा या उसकी मंत्रिपरिषद कुछ भी कर रही है, तो उसकी जानकारी आप किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ये कंपलसरी है। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 78 के तहत। कोई भी अगर ऐसा कार्य हो रहा है जो भारत के प्रधानमंत्री कर रहा है अपने हिसाब से, तो भारत के राष्ट्रपति को बताएगा, तभी जाकर वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप कि बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थोड़ा सा तेज बताया है, लेकिन ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है, देखेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर क्या है। जानना जरूरी है ना, अंतर क्या है, कौन राष्ट्रपति क्या करेगा और उपराष्ट्रपति क्या करेगा, इस बात को भी जानना जरूरी है। तो चलिए चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में अंतर क्या है। जो राष्ट्रपति होता है वो क्या है? लोकसभा का सदस्य होता है। राष्ट्रपति क्या है? लोकसभा का सदस्य होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा की योग्यता रखता है। सॉरी, मैंने गलत बताया, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यही तो इसमें एक क्लू पॉइंट है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी उस राज्य का सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उस राज्यसभा का सभापति के पद पे होता है। किसके तहत? आर्टिकल 64 के तहत। आर्टिकल 64 के तहत। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे चुनाव की बात करेंगे। यदि राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा और 28 राज्यों की विधानसभा और 3 यूनियन टेरिटरी के
विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं। उसमें जो 12 मनोनीत होते हैं वो भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्य के विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेती। इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत देखिए थोड़ा सा गड़बड़ लिखा रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ क्यों हो रहा है भाई? ऐसा ना हो, फाइन हो। कहाँ जा रहे हो बे? देखेंगे मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो 12 मनोनीत होते हैं वो भाग लेते हैं। हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन से ला सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, किसी भी सदन से ला सकते हैं महाभियोग हटाने की प्रक्रिया। लेकिन जो हटाने की जो प्रक्रिया है इसमें सिर्फ राज्यसभा से ही ला सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति में जो हटाने की प्रक्रिया है वो सिर्फ राज्यसभा से ही ला सकते हैं। अब देखते हैं वेतन, देखते हैं। राष्ट्रपति का वेतन मिलता है 5 लाख, उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है 4 लाख, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति है उसको उपराष्ट्रपति होने का वेतन नहीं मिलता, उसको सभापति होने का वेतन मिलता है। आर्टिकल जो 64 है उसके तहत जो वो राज्य का सभापति होता है उसके तहत उसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है, ना कि राष्ट्रपति होने का वेतन मिलता है। जबकि भारत के उपराष्ट्रपति होने का वेतन नहीं मिलता है। जबकि इधर राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, या इधर उपराष्ट्रपति का वेतन 0 है। यह राज्यसभा का सभापति है, इसलिए इसको 4 लाख संचित निधि से पैसा पारित होता है। तो पैसा किससे मिलता है? संचित निधि से, ठीक है। संचित निधि से पैसा मिलता है। जबकि अटॉर्नी जनरल का पैसा पीएम कोष से मिलता है, जो प्रधानमंत्री फंड से मिलता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, यहाँ से सवाल पुटअप किए जाते हैं और आपको वहीं फंस जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो ज़रूर वीडियो को आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब और शेयर कर ही सकते हैं। ये सब हम बोलते नहीं हैं, लेकिन खैर अगर वीडियो आप यहाँ तक देखें तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारी वीडियो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।